नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ संभाग और मैं विनोद शर्मा। न्यूज़ संभाग का विशेष कार्यक्रम शून्य से सफलता। आज शून्य से सफलता मेरे साथ हैं पूर्वी राजस्थान की एक ब्रांड उमेश शर्मा डीएस साइंस एकेडमी। गंगापुर सिटी के शारोली एक छोटा सा गांव है। छोटे से गांव से निकलकर डीएस साइंस एकेडमी की स्थापना होती है। डीएस साइंस एकेडमी कैसे एक ब्रांड बन जाता है। हज़ारों विद्यार्थी इसमें IIT में जाते हैं, MBBS में जाते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं। उमेश शर्मा की वो संघर्ष की कौन सी गाथा है जब उनकी पत्नी इसमें सहायक कर्मचारी के तौर पर उनके संस्थान में काम किया करती थी। संस्थान एक छोटा सा स्कूल जिसमें काम किया करती थी। डस्टर के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। आर्थिक तंगी उन्हें काफ़ी परेशान किया करती थी, लेकिन उनके मन में एक संकल्प था कि मुझे कुछ करना है, एजुकेशन के लिए कुछ करना है। आज वहीं डीएस पूर्वी राजस्थान सहित कोटा संभाग, भरतपुर संभाग की एक ब्रांड बनी हुई है। उमेश जी, पहले मैं आपको स्वागत करता हूं सर। बहुत न्यूज़ संभाग के दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और विनोद जी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं इस बात को निश्चिंतता के साथ कह सकता हूं कि जब किसी उद्देश्य को लेकर के आप दृढ़ता से, ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठ भाव से अगर प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। हाँ, इसमें बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं, चुनौतियाँ आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन इन सब से लड़ते हुए, जूझते हुए, अपने लक्ष्य को केंद्रित रखकर अगर किसी भी काम को किया जाए, पूर्ण ईमानदारी के साथ में अगर काम में किया जाए तो निश्चित सफलता मिलती है। मैं इस चीज़ को यूँ कहना चाहूँगा कि आप जीवन के किसी भी पड़ाव पे हो, आपका लक्ष्य कोई भी हो, लेकिन बहुत ज़रूरी जो हो जाता है सफलता के लिए वह है ईमानदारी से आपके प्रयास करना। उमेश जी, आपके पापा अहमदाबाद में पानी की दुकान चलाते हैं। आप 4 भाई हैं, एक आपकी बहन है। आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है। इंजीनियरिंग करने के बाद आप गांव लौट आए। गांव में एक स्कूल में आप पढ़ाने लग गए। वहाँ आपकी 450 रुपये आपको सैलरी मिला करती थी। तो मैं ये कहानी हमारे दर्शक विशेष तौर पर गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, भरतपुर के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि डीएस साइंस एकेडमी की स्थापना कैसे हुई और कैसे ये एक ब्रांड बना। 2005 में वो क्या एक हलचल पैदा हुई कि उमेश शर्मा के संग एक जागा कि मुझे स्थापित करना चाहिए। देखो, मैं जिस परिक्षेत्र से आता हूँ, गांव शारोली से, जब मैं वहाँ के, ऐसा नहीं था कि मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे होनहार नहीं थे, लेकिन यूँ कहो कि जागरूकता का अभाव कहो ग्रामीण परिवेश के छात्रों में, या अभिभावकों में उतनी सहज प्रवृत्ति नहीं होती है कि वो एजुकेशन को इतना महत्व उस ज़माने में दे पाते थे। मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे चाचा जी ने मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन खुद के द्वारा दी और एक अच्छी एजुकेशन संस्था में मेरा प्रवेश दिलवाया। लेकिन मेरे जो अन्य साथी थे, ऐसा नहीं है वो होनहार नहीं थे, इसके बावजूद भी उन्होंने एक अच्छी संस्था का चयन उस ज़माने में नहीं किया। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अगर इन बालकों के साथ, इस ग्रामीण परिवेश के बच्चों के साथ अगर ईमानदारी से कोई संस्था अगर काम करती है और कोई एक संस्था जो अभिभावकों के सपनों को, बच्चों के सपनों को यदि अपना सपना समझ करके जी तोड़ मेहनत करती है, उसमें खो जाती है, तो निश्चित रूप से सफलता उसके कदम चूमती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने पढ़ाई की शुरुआत गांव से की थी। फिर आप गंगापुर सिटी आ जाते हैं, नर्सिंग कॉलोनी है, वहाँ आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते हैं। 2 कमरों से आपने पढ़ाना शुरू किया। फिर डीएस साइंस एकेडमी कैसे खुली? जब मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया था तो सबसे पहले देखो, आप कोई भी काम को कर रहे हो उसकी शुरुआत 0 से ही होती है। क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल नया था और निश्चित रूप से मुझे पता था कि मैं बच्चों को बहुत अच्छा डिलीवर कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे एस्टेब्लिश करना था। तो मैंने एक कमरा लेकर के चाचा जी के साथ ट्यूशन की शुरुआत की थी। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था और बच्चों का जब रिजल्ट बहुत अच्छे आए तो इस शहर पर, इन बच्चों पर मेरा प्रभाव हुआ और मैं बच्चों को ये समझाने में कामयाब हो पाया कि आप जो समय जाया कर रहे हो, 6 घंटे आप विद्यालय में जाते हो, 4 घंटे 5 घंटे आप ट्यूशनों में घूमते हो, उस दौरान एक बहुत बड़ी महामारी शहर में चल रही थी, वो थी ट्यूशन। यानी जो भी बच्चा होता था 6 घंटे स्कूल में देने के बाद में वह
अपना महत्वपूर्ण समय, जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं या उनसे ऊपर के जो लोग हैं वो सब ये जानते हैं, वो सब ट्यूशन पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने केवल समय अपना बर्बाद किया। तो मैं इस चीज़ को जानता था कि कंपटीशन में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में निकलने के लिए समय का समुचित प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है, और कहीं ना कहीं इस बात को मैं बच्चों को, अभिभावकों को समझाने में कामयाब हुआ, और यही वजह है कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और जिसका नतीजा आप देख रहे हो। ट्यूशन समाप्त करने के लिए शुरुआत हुई, ये जी। मान सकते हैं बस की। हाँ, इसकी प्रारंभिक जो मुझे जो लग रहा था, जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी थी कि मुझे यहाँ ट्यूशन को इस गंगापुर सिटी से, इस परिक्षेत्र से बिल्कुल ख़त्म कर देना है, और उसी की शुरुआत के तहत ही, क्योंकि अगर मैं पहली बार उन बच्चों को IITs या नीट के सपने दिखाता तो शायद वो संभव नहीं हो पाता। मैंने यहाँ की बुराई पर जो है प्रहार किया और लोगों को ये समझाने में मैं कामयाब भी रहा। ट्यूशन से अपन मान सकते हैं ये DS साइंस एकेडमी में नाम DS क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या? जी, DS वास्तव में मेरे चाचा जी का नाम है, देवीशरण शर्मा, जिनका मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। जो है उन्होंने मुझे मेरे AI से लेकर के और आज इस मुकाम तक हर प्रतिपल उनका मुझे साथ रहा है, और उनका दी हुई शिक्षा मुझे हमेशा निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जिस ईमानदारी के मार्ग को उन्होंने मुझे सिखाया है, जिस शिक्षा देने के दायित्व के लिए उन्होंने मुझे तैयार किया है, मैं उन्हीं के आशीर्वाद से आज इस संस्था को डालने में कामयाब रहा हूँ। मैं ये सारा श्रेय उन्हीं को ही देता हूँ इस चीज़ के लिए। चाचा जी के नाम पे इसलिए आपने जी, श्री देवीशरण शर्मा जी हैं, जो अकाउंटेंट से रिटायर्ड हुए हैं। वर्तमान में वो मेरे साथ ही अध्यापन करा रहे हैं इंग्लिश का। 2005 में आपने इसकी शुरुआत की जी। 2 कमरों में शुरुआत की। आपकी पत्नी भी क्लरिकल का काम किया करती थी, सहायक कर्मचारी का काम किया करती थी, डेस्ट भी आपके पास नहीं हुआ करती थी। 2005 में मेरिट आई आपकी। 2005 में जब मैं काफ़ी साल जब ट्यूशन पढ़ा चुका था, तो जब बच्चों में ये विश्वास जग गया था कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो उनके हित में सोचते हैं, निश्चित रूप से मैंने बच्चों के साथ ही जिया हूँ। बच्चों का सपना को अपना सपना समझ करके मैंने मेहनत की है। मैं ट्यूशन में भी इतनी ही मेहनत किया करता था। तो बच्चों को जब लगता है कि कोई उनके साथ ईमानदारी से काम कर रहा है तो वो उसका विश्वास करते हैं, अभिभावक विश्वास करते हैं। जब 2005 में मैंने 2 कमरों से जब जो है एक ट्यूशन सेंटर जिसको अपन कहा जाए उसकी शुरुआत की, तो बच्चों ने, अभिभावकों ने विश्वास किया, और पहले वर्ष ही हमारे एक विद्यार्थी ने नीट में भी सिलेक्शन दिया, और जो है 2008 में, उसके पश्चात में 2008 में जो है स्कूल डाला, और स्कूल से प्रथम वर्ष में ही 2 मेरिट हमने दी थी, और निरंतर इसी सफलता का सिलसिला अनवरत रूप से जारी रहा। अगर ये मान सकते हैं DS साइंस एकेडमी का पीक टाइम कब आया? देखिए, DS साइंस एकेडमी ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए। हमारा प्रमुख ध्येय शुरुआत से ही रहा है कि एकेडमी जिन सिद्धांतों पर चलता है उसमें हमने 3 प्रिंसिपल बहुत मुख्य रूप से रखे हैं। पहला, सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम रखना, दूसरा सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट रखना, और इसके बाद में बच्चों का पर्सनल अटेंशन रखना। तो इन्हीं 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम फैकल्टी का चुनाव करते हैं। हमारी सारी क्रियान्विति इन्हीं माध्यम से हमने होती है। और जैसा कि आपका कहना है कि हमारा सबसे बेस्ट टाइम कब रहा, तो साल दर साल हमने हमारे ही स्थापित किए हुए रिजल्ट्स के आयामों को हमने हमसे ही चुनौती के रूप में लिया, और साल दर साल हम उत्तरोत्तर श्रेष्ठतम परिणाम देते गए, और इस संस्था का नाम जो है इस परिक्षेत्र में और संपूर्ण राजस्थान में छाने लग गया। 2017 में 7 मेरिट आई जी। आपको कितनी खुशी हुई उस समय? देखिए, तो बड़ा आपके लिए टर्निंग पॉइंट था। निश्चित रूप से कक्षा 12 में पहले ये सब लोग ये जानते थे और कहा भी करते थे कि DS साइंस एकेडमी निसंदेह संभाग का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट है, न केवल फैकल्टीज़ की क्वालिटी को लेकर के बल्कि रिजल्ट्स की क्वालिटीज़ को लेकर के भी। लेकिन सब लोग ये कहा करते थे कि सर IITs और नीट में DS साइंस एकेडमी बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है, लेकिन कभी बोर्ड में मेरिट नहीं दी। तो इसी चीज़ को चैलेंज लेते हुए हमने 2015 में, जब हमारे यहाँ से एक, मैं विनोद जी सर इसमें एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब 2015 में एक वर्ष ऐसा आया जब इस संस्था के मुझे, मेरे प्रिंसिपल सर को और एक क्लरिकल स्टाफ के एक आदमी को छोड़ करके हमारी सारी जूनियर टीम और सारी सीनियर टीम जो है
विश्वासघात करके यहाँ से एक दूसरी संस्था खोल ली, जिसके मैं कानों कान खबर नहीं लगी। अगले दिन जब मुझे पता लगा तो केवल मैं और प्रिंसिपल सर ही विद्यालय में उपस्थित थे। तो आप सोचो वो वक्त कैसा रहा होगा। इतने बच्चों के सपने जिनके लिए हम लोग जीते हैं, मैं कैसे जवाब दूं। लेकिन वह मुझे अभिभावकों की ऊर्जा, विद्यार्थियों के सपनों ने मुझे इतनी हिम्मत दी और मैं उस सत्र 2015 में एक साथ सीनियर में 4 मेरिट देने में कामयाब हुआ। सीनियर में बगावत हुई क्या ये? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मानसिकता ऐसी होती है, उनको ऐसा लगता था कि अगर वो इंस्टीट्यूट डालेंगे तो सारे बच्चों को जो है यहाँ से वहाँ ले जाएंगे। तो जो आज डीएस साइंस एकेडमी जिस मुकाम पर है, वह संस्था उस मुकाम से शुरुआत करेगी, ऐसा ही उनकी सोच थी। देखिए, डीएस साइंस एकेडमी की बहुत से मुद्दों पर बातचीत चलेगी। अभी मैं इसकी सफलता और जानना चाहता हूँ। डीएस साइंस एकेडमी की कितने विद्यार्थियों को आपने इसमें आगे बढ़ाया? एक सफलता का एक संकेत आप बताएं। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, देखो मेरिट और डिस्ट्रिक्ट मेरिट, राज्य मेरिट हमारे लिए बहुत बड़ी जो है खुशी का कभी कारण नहीं बना। एक बच्चे को सफल होते हुए देखना, एक संस्था से सफल होते हुए देखना, एक संचालक के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। मैंने प्रतिवर्ष डीएस साइंस एकेडमी ने आईआईटी मेन में सन 2013 से हम सिलेक्शंस की सेंचुरी लगा रहे हैं। आईआईटी मेन में मिनिमम 100 सिलेक्शन से लेकर के हमने अधिकतम 177 सिलेक्शन कक्षा 12 के साथ अध्ययन रहते हुए विद्यार्थियों के दिए हैं प्रतिवर्ष। और यही नहीं, हमने प्रतिवर्ष आईआईटी जेईई एडवांस्ड में कक्षा 12 के साथ कम से कम 50 सिलेक्शन, औसतन 50 सिलेक्शन हमने दिए हैं। यदि मैं इन परिणामों की यदि संभाग की किसी भी संस्था से तुलना करूं तो संस्था की स्थापना से लेकर आज तक उस संस्था ने जितने परिणाम आईआईटी जेईई मेन या एडवांस में मिला करके दिए हैं, उतने हम प्रतिवर्ष एक सत्र में निकाल रहे हैं। आप केवल आईआईटी मेन और एडवांस तक ही सीमित नहीं, नीट में भी हम लोगों ने बहुत अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पिछले सत्र ही हमने हमारी एक विद्यार्थी प्रियांशी शर्मा के 690 मार्क्स 690 मार्क्स 720 में से दिलवाए हैं, जो संभाग में एक ऐतिहासिक परिणाम भी है। मैं विनोद जी यह बताना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य केवल जो है कक्षा 12 के साथ आईआईटी और नीट में निकालना ही नहीं है। हमने कक्षा जो छोटी कक्षाएं जो होती हैं उनके प्री फाउंडेशन में भी बच्चों को इस हिसाब से तैयार किया है। हमारी फैकल्टी लेवल मैनेजमेंट इस प्रकार से रहा है कि कक्षा 10 के साथ ही हमने पूरे राजस्थान की जो टॉप 20 राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में जो टॉप विद्यार्थी 20 विद्यार्थियों का चयन होता है, सत्र 2020 में हमारे 8 विद्यार्थियों का चयन अकेली एक संस्था से हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत गौरवान्वित करने वाला परिणाम है। यही नहीं, हमने हमारे ही स्थापित किए आयाम को अगले ही वर्ष यानी इस सत्र उसको तोड़ दिया और राज्य की टॉप 20 की लिस्ट में 11 विद्यार्थियों ने अपना नाम दर्ज करा करके यह दर्शा दिया कि न केवल इस परिक्षेत्र की, संभाग की, वरन संपूर्ण राजस्थान की डीएस साइंस एकेडमी नाक है और एक महत्वपूर्ण शिक्षा नगरी के रूप में जो गंगापुर सिटी उभर रहा है, उसमें डीएस साइंस एकेडमी का बहुत अहम रोल है। देखिए, निश्चित रूप से डीएस साइंस एकेडमी एक ब्रांड है। ब्रांड की कहानी आज हम देखते हैं, चमचमाती बिल्डिंग है, 200 का आपके पास स्टाफ भी है, करोड़ों का टर्नओवर भी है, तनख्वाह भी आप लाखों में देते हैं, लेकिन सब बना कैसे है? इसमें किन लोगों का आपका सहयोग है? आपकी पत्नी का, भाई का, बहन का, जिसका भी आप उल्लेख करना चाहें मित्र मंडली का, पता है बना कैसे ब्रांड? निश्चित रूप से इसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जिस भी काम को कर रहे हो, यदि उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ करते हो, भले ही मैं यूँ नहीं कह रहा कि आप अध्ययन अध्यापन का काम ही कर रहे हैं, यदि आप दूध बेच रहे हो और अगर दूध भी ईमानदारी से बेचते हो तो निश्चित रूप से उसका समाज को फायदा होगा। यानी आप जो भी काम कर रहे हो अगर उसको पूर्ण ईमानदारी से किया जाए, तो डीएस साइंस एकेडमी ने हमेशा अपने बच्चों के भविष्य को, अपने अभिभावकों के सपने को अपना सपना समझ करके जिया है और जी तोड़ उसके साथ में मेहनत की है। और यही वजह है कि अगर मैं इतनी अच्छी फैकल्टी मेरे परिक्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं कराता तो क्या ये एक उनके प्रति एक अच्छा न्याय होता? क्या ऐसे परिणाम मिल पाते? तो ये निश्चित रूप से ये मेरी ईमानदारी का ही और इस संस्था की जो है नींव ही इस डायरेक्शन में रखी हुई है कि हम पूर्ण निष्ठा के साथ,
पूर्ण ईमानदारी के साथ दृढ़ संकल्पित होकर के विद्यार्थियों और अभिभावकों को हित में रखते हुए उनके अनुकूल हम कार्य करें। यही वजह है कि हम बहुत अच्छी फैकल्टीज़ जो इंडिया लेवल पर, चाहे वो किसी भी पैकेज में हो, यदि हमें लगता है कि वो हमारे बच्चों के हित में है, हमारे अभिभावकों के हित में है, तो हम उनको लाने में बिल्कुल संकोच नहीं करते। और ऐसा कोई भी डिसीजन, ऐसा कोई भी बड़ा डिसीजन अगर हमें लेना पड़े कि मेरे विद्यार्थियों के हित में है, ये मेरे विद्यार्थियों के हित को बहुत ऊपर पहुंचाएगा, ये उनके सुनिश्चित कैरियर को बनाने में कामयाब होगा, तो इसमें हम कोई डिसीजन लेने में हम बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। देखिए, आप लगभग 2000 से एजुकेशन में हैं, गांव में भी आपने पढ़ाया। बदलते परिवेश में डीएस साइंस एकेडमी ने क्या बदलाव किया? जी, स्टूडेंट मान सकता है कि ये मेरे से बेटर है। निश्चित रूप से मैंने जब मेरा पढ़ाई का करियर जो स्टार्ट किया था ट्यूशन से, तो ट्यूशन से जब स्टार्ट करना था, उसके बाद में एक जो है ट्यूशन सेंटर डाला जिसमें सारे सब्जेक्ट्स एक साथ मिले, यानी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नवाचार हम करते रहे। क्योंकि यहाँ इस गंगापुर सिटी में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी थीं जो अपने चरम पर थीं, लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी संस्था में विद्यार्थियों के हित में नवाचार नहीं किए, और समय के बदलते स्वरूप के साथ जब तक आप स्वयं को नहीं बदलोगे आप खत्म हो जाओगे। डीएस साइंस एकेडमी ने न केवल अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी हो, मैनेजमेंट की क्वालिटी हो, पढ़ाई की क्वालिटी हो, इसको बदलते समय के अनुरूप और कई बार कहें तो समय से आगे रखा है। यही वजह है कि डीएस साइंस एकेडमी तमाम चुनौतियों के बावजूद अपनी अपेक्षाओं पर, अपनी अभिभावकों की अपेक्षाओं पर न केवल खरा उतरा है और कई बार उनसे और भी श्रेष्ठतम रहा है। वाद विवाद और शिकायत, ये भी उमेश जी के साथ काफी रहा है। 2015-2017 मान्यता भी रद्द हुई एक बार। जी सर, मैं निश्चित रूप से इसमें कहना चाहूँगा कि जब आप ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे होते हैं तो वो संस्थाएं जो कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम न दे पाने की फ्रस्ट्रेशन में कहो, या यूँ कहो कि वो किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती हैं, या यूँ कहो कि वो किसी की रेखा को छोटी करके आगे बढ़ने का सपना देखती हैं, ये उन्हीं की सोच और दूषित मानसिकता का परिणाम है। निश्चित रूप से डीएस साइंस एकेडमी ने बहुत सारी जांचें झेली हैं और उन सब में अपने आप को खरा साबित करती रही है। मैं उन संस्थाओं से कहना चाहूँगा कि वो अपने विद्यार्थियों के हित में निर्णय लें, न कि किसी दूसरी संस्था को नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसे कृत्य करें। इससे न केवल उन संस्थाओं का नुकसान होता है, बल्कि इस समाज की नज़रों में भी वो गिरती हैं और उनमें इस गंगापुर सिटी को शैक्षणिक नगरी अगर बनाना है तो उनको डीएस साइंस एकेडमी के साथ कदम से कदम मिला करके आगे चलना होगा, तभी गंगापुर सिटी को जल्दी और एक अच्छी शैक्षणिक नगरी के रूप में डेवलप किया जा सकेगा। देखिए, आप शुरू से पढ़ाते थे, क्या आज भी पढ़ाते हैं? निश्चित रूप से। जब तक मैं मेरे बच्चों के संपर्क में नहीं रहता हूं, एक एक बच्चे को नहीं पहचानता हूं, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। क्योंकि एक बच्चा जिन सपनों को लेकर के संस्था में प्रवेश लेता है, यदि मैं उन सपनों की उड़ान से वाकिफ नहीं होऊंगा, वह तभी होगा जब मैं उसके साथ में जुड़ूंगा, उसके साथ में मैं अध्ययन अध्यापन करूंगा, उसको समझूंगा। तो निश्चित रूप से मैं बच्चों के साथ अपना वक्त व्यतीत करता हूं। कक्षा में मैं बहुत अच्छे पूरे मनोभाव से उनको पढ़ाता हूं, और यही नहीं, उनकी जो भी समस्याएं हों उनको भी हमारा, न केवल मैं बल्कि हमारा पूरा मैनेजमेंट, पूरा सिस्टम उस बात को अच्छे से सुनता है। और एक हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर अभिभावक बच्चे पर उतना ध्यान नहीं दे पाता। कई बार एक व्यवसायी हो या एक कृषक हो जो दूर क्षेत्र दराज में कहीं रह रहा है, तो वह केवल एडमिशन करा देता है, तो उस संपूर्ण जिम्मेदारी को, अभिभावक की संपूर्ण जिम्मेदारी तक को हम लोग निर्वहन करते हैं। वही सबसे अधिक दुख कब हुआ? इतनी मेहनत करने के बाद भी कभी दुख हुआ आपको? हाँ, ऐसे मैं आपको बताया था 2015 में जब मैं मेरी पूरी संस्था को साथ लेकर के चल रहा था, तो अचानक से सारे इंस्टीट्यूट के टीचर्स का जो है षड्यंत्र पूर्वक बगावत करके एक रात में ही यहाँ से चले जाना, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ बताए, यह भी मेरे लिए बहुत दुखद अनुभव था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मुझे चुनौतियाँ, परेशानियों का सामना करना पड़ा है, मैं और दृढ़ता के साथ में ऊपर उभरा हूँ। और निश्चित रूप से मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, जब कभी आपके जीवन में चुनौतियाँ,
परेशानियां, जिम्मेदारियां मुंह फाड़ के खड़ी हो जाएं, तो आपको उस समय अपना धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं होती। आपको अपनी क्षमताओं को विकसित करना है, उनको पहचानना है और पूर्ण ईमानदारी के साथ में जो है जिस काम को भी आप कर रहे हो उसको पूर्ण निष्ठा के साथ में करते रहना है, और एक दिन जरूर आएगा जब सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको दुख होता है या सीधे शब्दों कहीं फंस जाते हो तो किसकी शरण में जाते हो? देखो, मैं ईमानदारी से हर काम को मैंने बहुत ईमानदारी से किया है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कभी फंस जाऊंगा या लोगों ने मेरे ऊपर खूब सारे आरोप प्रत्यारोप किए। हर जांच में मैं खरा उतरा हूं, और निश्चित रूप से ये उन लोगों की मानसिकता ही ऐसी बन गई है कि वो लगातार डीएस साइंस एकेडमी को नीचे दिखा करके कम से कम इस गंगापुर सिटी को शैक्षणिक नगरी बनने से रोक देना उनका उद्देश्य रहा है। और मैं आपको, मेरे अभिभावकों को, मेरे विद्यार्थियों को निश्चिंत भाव से ये आपको सबको आश्वस्त कर देता हूं कि डीएस साइंस एकेडमी ना कभी कोई गलत किया है, ना कर रहा है, ना भविष्य में कुछ आगे करेगा। हाँ, अगर बच्चों के अच्छी एजुकेशन के हित में मुझे अगर कठोर निर्णय लेने पड़े तो निश्चित रूप से मैं जरूर लूंगा। इससे अगर उस संस्थाओं को परेशानी होती है तो मैं चाहूंगा कि वो विद्यार्थियों के हित में अच्छा डिसीजन लें, और अपने जो संबंध है, अपने जो पैसा है, जो अभिभावकों का जो पैसा जो आपके पास में आ रहा है, उनको अपने बच्चों के हित में लगाएं, न कि किसी संस्था को डिफेम करने के, बदनाम करने के। ये डीएस साइंस एकेडमी की आपने जब स्थापना की तो आपके मन में ये था कि ऐसा कोई कभी ब्रांड बनेगा आगे जाके ये, या फिर एक सामान्य वही था? क्या था आपके मन में? देखो, समय के साथ में जब आप आगे एक लक्ष्य का निर्धारण करते हुए चल रहे होते हैं, मुझे खूब याद आता है जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, तो आज मेरे बच्चे ने मुझे एक मैसेज करके भी कई बार मुझे बच्चे कहते रहते थे, सर जब हम पढ़ते थे तो आप कहा करते थे कि एक दिन डीएस साइंस एकेडमी को उस स्थान पर पहुंचाएंगे जिस दिन जहां न केवल इस परिक्षेत्र के, इस गंगापुर सिटी के बालक उसमें पढ़ने आएंगे, बल्कि अन्यत्र के बालक भी पढ़ने आएंगे। और निश्चित रूप से इस दिशा में मैं कामयाब रहा हूं। मैं विद्यार्थियों का और अभिभावकों का विश्वास जीतने में कामयाब रहा हूं। आज गंगापुर सिटी या इस परिक्षेत्र के बालक कोटा नहीं जाते, उनको विश्वास है कि डीएस साइंस एकेडमी ईमानदारी से, पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ दृढ़ मेहनत करता है। और जो बच्चे बाहर जाते हैं, आप विनोद जी बहुत सारे ऐसे अभिभावकों को जानते होंगे जिन्होंने अपना बहुत सारा पैसा और जो है समय उनके बच्चों ने बर्बाद किया है, और उनका वह अपेक्षित परिणाम नहीं रहा है। यानी बाहर जाने वाले विद्यार्थियों का बहुत कम सफलता का रेट मिला है। यदि आप उन अभिभावकों से बात करें तो उनके बच्चों में न केवल ऐसी विकृतताएं आ गई हैं, वो अपनी लाइन से भटक चुके हैं, अपना समय तो खराब किया ही किया, बल्कि पैसे का भी नुकसान हुआ है, और कहीं ना कहीं उस स्थिति पर वो पहुंच गए हैं जहां से पुनः वापस आ पाना एक बहुत मुश्किल काम है। और अभिभावकों को अब ये पूर्ण विश्वास इस संस्था पर है कि डीएस साइंस एकेडमी उनके बच्चों का करियर बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। देखिए, एजुकेशन संस्थानों वाले कहा जाता है कि ये पैसे खूब मनमाने लेते हैं। क्या आपने कभी गरीब बच्चों की भी मदद की है? मैं आपसे इस बात में मैं कहना चाहूँगा, जब भी मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चा जेन्युइन गरीब है या इसके साथ में कोई परेशानी है, तो हज़ारों अभिभावक इस बात को जानते हैं और मानते भी हैं और कहते भी हैं कि जब कोई ऐसा बच्चा डीएस साइंस एकेडमी में पढ़ने आया है तो न केवल उसके शिक्षण को निःशुल्क किया है, बल्कि उसकी जो है ड्रेस हो, कॉपी किताब हो, उसका प्रिंटिंग मटेरियल हो, उसको भी फ्री किया है। और यही नहीं, उसके रहन सहन, आवास की व्यवस्था को भी फ्री किया गया है। और अगर ऐसा बच्चा अगर कहीं आईआईटी या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है तो विनोद शर्मा जी, मैं आपसे एक चीज़ जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, ऐसे बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की फीस भी डीएस साइंस एकेडमी देता रहा है। तो मेरा जो है मानना है, और मैं उन बच्चों से ये कहता भी हूँ कि बेटा, जिस प्रकार से संस्था ने आपकी मदद की है, जब आप योग्य हो जाओ तो आप इस मदद को ऐसे ही अन्य जरूरतमंदों के साथ जारी रखना। ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। 2005 में पहली मेरिट आई आपकी? 2008 में पहली मेरिट आई थी हमारी। नाम याद है बच्चे का? हाँ, मुझे बच्चे का नाम याद है। क्या नाम है? एक शरद था एक बच्चा, और एक अरविंद था। शरद और अरविंद जी। कब के मिले दोबारा उनसे आप अभी? मेरा बेटा शरद एक जो है अपनी खुद की कंपनी चला रहा है, और अरविंद जो है वो इंस्पेक्टर हो गया है। जो है उनसे मैं हाल ही में मिला हूँ। अरविंद मेरे से बार बार मिलने आता रहा है,
शरद जो है मल्टीनेशनल जो है वो बहुत सारा अपना खुद का ही ओन बिजनेस डेवलप कर लिया है। आईआईटी से वो पास आउट है और वो बहुत अच्छे मुकाम पर बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रहा है। और निश्चित रूप से ऐसे दो जो है शरद और अरविंद ही नहीं है, ऐसे कितने ही हज़ारों अरविंद और शरद हैं जो न केवल अपने भविष्य निर्माण कर रहे हैं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अन्य लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और देश निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्टूडेंट की मेरिट आई होगी या किसी ने तरक्की की, सर्विस की, तब आपको सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि यार ये मुझे ऐसा लगा। जब किसी भी बच्चे का भविष्य जब मेरे हाथों से जब मैं बनते हुए देखता हूँ ना, तो उस खुशी का एक ठिकाना, जिस प्रकार से एक बाप अपने बच्चे को मुकाम पर देख करके खुश होता है ना, जब हर बच्चा मेरा बच्चा होता है, हर बच्चे का करियर मेरा करियर होता है, जब एक बच्चे को जब मैं मेरे मुकाम पर पहुंचते हुए देखता हूं तो एक हर बच्चे के लिए मुझे उतनी ही खुशी होती है जितनी एक बाप को अपने बेटे की सफलता पर खुशी होती है। गंगापुर सिटी शैक्षिक हब बन रहा है, इस दिशा में काम भी हो रहा है। डीएस साइंस एकेडमी का क्या रोल है? देखो, डीएस साइंस एकेडमी एक नए आयामों को स्थापित करने वाली संस्था रही है जो इस परिक्षेत्र के इंस्टीट्यूटों का एक तरह से मार्गदर्शन करती रही है। आज से 4-5 साल पहले कोई भी बालक ये नहीं जानता था कि राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा क्या होती है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा क्या होती है। आप देखो, राष्ट्रीय प्रतिभावान छात्र हमारे परिक्षेत्र से कभी आपने देखे हैं क्या? मुझे आज तक मेरे जो है इतने बड़े करियर में मैंने किसी राष्ट्रीय प्रतिभावान छात्र से ना तो मैं मिला हूं ना मैंने कभी सुना है। जब मैंने इस चीज़ को देखा कि राष्ट्रीय प्रतिभावान छात्र जो होते हैं उनको बहुत सारी जो है आगे स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं और जो है यूपीएससी के इंटरव्यूज़ हुए या बहुत सारी जगह एडमिशन्स में भी उनको फ़ायदा मिलता है, तो मैंने उस चीज़ को मुकाम बनाते हुए बच्चों का ये ध्येय बनाया कि संस्था से भी राष्ट्रीय प्रतिभावान छात्र निकलने चाहिए। क्योंकि ये इतनी कठिन परीक्षा होती है, 2 चरणों में होती है, तो मैंने ऐसा मुकाम स्थापित किया कि गंगापुर सिटी के जो अन्य इंस्टीट्यूट हैं वहाँ भी इस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा आप मेहनत करने लगे हैं इस दिशा में। और आपको पता होगा विनोद सर कि पिछले सत्र हमने हमारे स्कूल से 4 राष्ट्रीय प्रतिभावान छात्र दिए हैं जो इस संभाग में और न केवल संभाग में बल्कि राज्य में किसी विद्यालय का कीर्तिमान भी है। अब वो लगातार कीर्तिमान की आप बात कर रहे हैं, शिक्षा में बहुत बदलाव हो रहा है लगातार। आगे भविष्य की प्लानिंग क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए, आपकी क्या प्लानिंग है? देखो, मैं इस परिक्षेत्र में जब मैं आया था तो मैंने जो शुरुआत मैंने आपको पहले ही बताई थी ट्यूशन की समाप्ति की ओर की थी। जब मैंने देखा कि शहर में प्राइमरी एजुकेशन का स्तर बहुत गिरा हुआ है, एक बच्चा जो इंग्लिश मीडियम में कक्षा 1 में जब प्रवेश लेता है, एलकेजी में प्रवेश लेता है, तो एक दुर्भाग्य मानिए इस शहर का कि बच्चा इंग्लिश माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के बावजूद भी उसमें वह इंग्लिश की फ्लुएंसी नहीं होती। बच्चा ना फ्लुएंट इंग्लिश समझ सकता है ना फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता है। वह अन्यत्र पढ़ने वाले बच्चों से कंपटीशन में कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों के समकक्ष स्तर का नहीं होता। इंग्लिश माध्यम में हमने यह पहल की है कि आज हमने बचपन जो है एक सेकेंडरी स्कूल डाला है जो एक्सक्लूसिवली छोटी कक्षाओं के लिए है और उसमें पूरी साउथ की टॉप क्लास फैकल्टीज अध्ययन अध्यापन करवा रही हैं। उनके चरित्र निर्माण ऑलराउंड डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। न केवल शिक्षा में ही जो आप जब भविष्य के बारे में जब बात कर रहे हैं तो न केवल शिक्षा में ही कोई बच्चा अपना करियर निर्माण देख सके बल्कि बहुत सारे फील्ड भी हैं, जैसे म्यूजिक है, सिंगिंग है, डांसिंग है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं। एक अच्छा प्लेयर बनना है या एक अच्छा मैकेनिक बनना है, तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन पर एक बच्चे का भविष्य जो है उसकी क्षमताओं के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। और डीएस साइंस एकेडमी आगामी सत्रों में यह निश्चित रूप से योजना लेकर के शहर के लिए आ रहा है कि न केवल बालक शिक्षा में बल्कि अन्य फील्डों में भी न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त करे। अभी शैक्षणिक दृष्टि में गंगापुर सिटी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में डीएस साइंस एकेडमी कामयाब हुआ है। डीएस साइंस एकेडमी राष्ट्रीय स्तर पर कामयाब हुआ है, ये कहना उमेश शर्मा जी का। अब वो इंटरव्यू काफ़ी बड़ा हो चला, संक्षेप में मैं आपसे कुछ और जानकर लेता हूँ। आपकी 4 भाई हैं जी? 2 भाई यहाँ हैं, 2 हैं। पापा पानी की दुकान चलाते हैं, चाचा ने आपका सहयोग किया और उनके नाम पे आपने डीएस साइंस एकेडमी खोली। आपकी पत्नी का कितना योगदान है इसमें?
निश्चित रूप से ये तो विनोद जी सर मानना ही पड़ेगा कि अगर घर में सुख शांति हो, आपके काम में हाथ बटाने वाली पत्नी अगर साथ हो, तो जो है आपको बहुत सारा समय सोचने के लिए मिलता है, अच्छी क्रिएटिविटी के मिलता है। मैं मेरी पत्नी का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे हर पल संबल दिया है और उन विपरीत परिस्थितियों में भी मेरा हौसला बनाए रखा है। मेरी सहयोगी बनकर के उन्होंने न केवल साफ़ सफाई इंस्टीट्यूट में साफ़ सफाई की है, बल्कि जब हम शुरुआत की आर्थिक मंदी से के दौर से गुजर रहे थे, तो 8-10 बच्चों को जब हमने हमारे पास में रख करके तो उनको पूरा खाना बनाना, उनकी देख रेख करना, उनके कपड़े धुलना, सारा काम उन्होंने खुद अपने हाथों से किया है। तो मुझे लगता है कि सफलता की कहानी में उनका नाम लिए बिना अधूरी रखती है। मित्र मंडली का योगदान, मित्र मंडली का योगदान निश्चित रूप से जब आप किसी मुसीबत में होते हैं या आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई किसी प्रकार की आपको सहायता की ज़रूरत है, तो अच्छे मित्र हमेशा जो है, मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूं कि मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और मेरे बचपन के मित्र और मेरी जवानी के मित्र और इस समय के जो मित्र हैं, उनका निरंतर मुझे हमेशा जो है सकारात्मक सहयोग मिलता रहा है। मैं मेरे कर्मचारियों का भी बहुत आभारी हूं, जिन्होंने पूरी जी जान से मेरे सपनों को, बच्चों के सपनों को, अभिभावकों के सपनों को अपना समझ करके जिया है और जी रहे हैं और उनके निश्चित सफलता तक उनको पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण आहुति दे रहे हैं। देखिए, ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आज का युवा एक आर्थिक असमानता को रोना रोके अपना काम बंद कर देता है। आप कोई मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं कि इस समय आपको बड़ी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा लेकिन आपने हौसला नहीं तोड़ा? हाँ, ऐसी चीज़ें तो बहुत बार विनोद जी, आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, कोई भी युवा जब अपना कोई काम शुरू करेगा, तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक परेशानियां भी आ सकती हैं। अन्य लोगों की जो है कुटिलताओं के कारण आपके जीवन में जटिलताएं आ सकती हैं और बहुत से आपके टांग खींचने के भी प्रयास हो सकते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको उन्नति पर पहुंचते हुए देखता पसंद करेंगे। तो निश्चित रूप से आपको देखो, इस पूरी लड़ाई में आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपने आप को जीतना है। लड़ाई दुनिया से नहीं होती किसी की। एक व्यक्ति की लड़ाई अगर होती है तो वह स्वयं से होती है, स्वयं के विचारों से होती है, स्वयं की क्षमताओं से होती है। यदि एक व्यक्ति स्वयं से अगर जीत जाता है तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में वो कभी किसी भी चुनौती उसको हरा पाएगी। पत्नी का आपकी का बहुत योगदान रहा है, इसीलिए ससुराल बच जाते थे आप? वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं गांव में जब परेशानियों के दौर में गुजर रहा था, जब मैं मेरी इंजीनियरिंग करके आया था, तो मैं 450 रुपये में जब मैं पढ़ाया करता था, तो मैं ससुराल हर 10-15 दिन में चला जाया करता था, क्योंकि मेरे ससुर और ये 5 भाई थे। क्योंकि वो अगर 100-100, 200-200 रुपये देते तो मेरे पास 500-1000 रुपये हो जाते और उस वक्त मुझे वो 500-1000 रुपये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। देखिए, उमेश शर्मा ने कितनी अच्छी बात स्वीकार की है साजनू से कि वो ससुराल इसलिए जाती थी कि 100 रुपये मिलकर कुछ अजीब का चलाएं। सुनने में आ रहा है कि पापा से नहीं बनती आपकी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गई नहीं आप, पापा ने आपको उसके बाद एक तरीका से छोड़ दिया, आप यहाँ पर रहने लगे? पापा मेरे पापा के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम 4 भाइयों को, मेरे मम्मी पापा को संभालने की थी, मेरे चाचा जी की शादी कराने की थी, उनको शिक्षा देने की थी। उन्होंने अपना घर-बार छोड़ करके हम सब की खुशी के लिए एकाकी जीवन जिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे पिता को जो है मेरे ऊपर बृहद हस्त रहा है। आज भी मैं पापा को मतलब पापा का सहयोग मुझे मिलता रहता है, उनके मार्गदर्शन से ही मैं आगे बढ़ता रहा हूँ। भाभी जी, झगड़ा कितनी बार होता है आपका? नहीं, झगड़ा तो ऐसा कोई भक्ति नहीं मिलता कि झगड़ा किया जाए। झगड़ा करने के लिए वक्त नहीं मिलता है? हाँ, निश्चित रूप से भक्ति नहीं होता, क्योंकि दिन भर बच्चों के लिए सोचना पड़ता है, फिर रात को। आपके बच्चे इस फील्ड में आएंगे दोनों? नहीं है, मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर जो है उसकी इंटर्नशिप कर रहा है। छोटा बेटा जो है IIT चेन्नई से डाटा साइंस में जो है कोर्स कर रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि उनको इस फील्ड में आना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि छोटा बेटा मेरा सहयोग करे तो हम और भी अच्छा कर सकते हैं। संक्षिप्त में आज के युवाओं को कुछ संदेश? मैं पहले भी बता चुका हूं, जितनी सरलता से आप अपने जीवन को रख सको, अपने बारे में अपने हमेशा सकारात्मक दृष्टि से सोचो, आप अपने को जीतने का प्रयास करो, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करो। सफलता एक दिन में मिलने वाली वस्तु नहीं होती। इसके लिए उन पलों को, जो अभी अपन का जो वर्तमान चल रहा है, उन पलों को उन सपनों के साथ जीना पड़ता है, लगातार उनको सींचना पड़ता है और निश्चित रूप से सफलता तभी जा कर के मिलती है। आपको कभी हताश नहीं होना है,
कभी निराश नहीं होना है और बिल्कुल सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़ना है। हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, संकल्प के साथ काम करना है। ये कहना है DS साइंस एकेडमी, जो पूर्वी राजस्थान और भरतपुर संभाग की एक बड़ी ब्रांड है, कोटा की टक्कर दे रही है। उमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साहब उमेश शर्मा जी की कहानी आपको पसंद आए तो आगे बढ़ाते रहें और लगातार एक फिर कहानी के लिए मेरे साथ आप बने रहें।